पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमने किया था कुछ नियामकीय यंत्र। तो 4 प्रकार के नियामकीय यंत्र हमने देखा था कि डेविड स्टन ने बताया था कि जो डिमांड है वो ओवरलोड हो जाती है तो डिमांड स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस हो जाने के बाद में डिमांड को रेगुलेटिव किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। और जो नियामकीय यंत्र है वो 4 प्रकार के डेविड स्टन ने बताए हैं। मांग को नियंत्रण करने के 4 नियामकीय यंत्र या रेगुलेटिव मैकेनिज्म। आज हम ये छोटे प्रश्न में भी पूछा जाता है कि डेविड स्टन ने मांग को नियंत्रण करने के कौन से 4 नियामकीय यंत्र बताए हैं। देखिए स्टूडेंट, छोटे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि मांग कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की। समर्थन कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का। नियामकीय यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। तो कौन कौन से होते हैं ये छोटे प्रश्न में भी पूछा जाता है। बड़े प्रश्न में आ जाएगा कि व्यवस्था, डेविड स्टन का राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत बताइए, या आगत निर्गत सिद्धांत बताइए, या फ्लो मॉडल बताइए। तो आज हम अभी देखेंगे कि रेगुलेटिव मैकेनिज्म कौन कौन से 4 बताए हैं। तो देखिए, पहला यंत्र उन्होंने बताया है संरचनात्मक यंत्र। संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल बताया है। स्ट्रक्चरल यंत्र क्या बताया है, स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म में बताया है कि राजनीतिक दल है और दबाव समूह है। राजनीतिक दल और दबाव समूह स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म में आते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं और जो कई दबाव समूह होते हैं वह मांगों को रोक लेते हैं। एज ए गेट कीपर, गेट कीपर क्या करता है, गेट कीपर अनावश्यक व्यक्ति को गेट के अंदर नहीं आने देता। वैसे ही जैसे एक गेट कीपर होता है वो कोई अनजान व्यक्ति को अपने गेट के अंदर नहीं आने देता, उसी प्रकार से जो स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म है उसमें आते हैं दबाव समूह और राजनीतिक दल। और ये जो राजनीतिक दल है और दबाव समूह है ये एज ए गेट कीपर का काम करते हैं। ये मिलकर कोई अनजान व्यक्ति को गेट के अंदर नहीं आने देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि गेट कीपर या बाउंड्री, ये एक बाउंड्री है और यहाँ से कोई एंटर हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है। तो ये जो राजनीतिक दल और दबाव समूह मिलकर क्या करते हैं, किसी अनजान मांगों को, अनैच्छिक मांगों को, अनावश्यक मांगों को अंदर की साइड में नहीं आने देते हैं। अर्थात गेट कीपर का काम करते हैं, बाउंड्री वॉल का काम करते हैं। कौन काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, ये जो है नियंत्रण कर लेते हैं। अनावश्यक मांगों को बैरियर लगा देते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक दीवार बना दी। एक दीवार बन गई तो अनावश्यक मांगे अंदर ही नहीं आ पाती, और अंदर ही नहीं आ पाती इस प्रकार से यहाँ पे मांग बढ़ने के कारण से स्ट्रेस नहीं आता, और स्ट्रेस नहीं आता तो मांगे अपने आप नियंत्रण में हो जाती है। इस प्रकार से सबसे पहला रेगुलेटिव मैकेनिज्म बताया है संरचनात्मक मैकेनिज्म या स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म, जिसमें 2 बातें बताई है, दबाव समूह और राजनीतिक दल। दबाव समूह और राजनीतिक दल क्या है, गेट कीपर या बाउंड्री वॉल का काम करते हैं जो अनावश्यक मांगों को अंदर तक नहीं आने देते हैं। इस प्रकार से मांगे क्या है, खत्म हो जाती है। फिर आता है सांस्कृतिक यंत्र। बहुत सारी मांग जनता मांग करना चाहती है, लेकिन यह जो रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं और जो सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, इनके देखते हुए मांग नहीं की जाती। जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स मांग करती है कि हमें ऐसा करने दिया जाए, लेकिन ये डर लगता है दुनिया क्या कहेगी, हमारी संस्कृति में तो ऐसा है नहीं, हम ये मांग नहीं कर सकते। तो जो दूसरा रेगुलेटिव मैकेनिज्म है वो है कल्चरल मैकेनिज्म।
तो पहला कौन सा है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में कौन से आते हैं? राजनीतिक दल और दबाव समूह। उसके बाद में क्या आता है? कल्चरल। कल्चरल में रीति रिवाज, मान्यताएं, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं। उसके बाद में जो तीसरा मैकेनिज्म आता है वो है संचार यंत्र, संप्रेषण वाहिकाएं, मीडिया। मीडिया भी बहुत सारी मांगों को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देता है। आगे बढ़ने से पहले ही मीडिया बहुत सारी मांगों को रोक देता है और क्या करता है? ऐसी ही मांगों को सरकार तक पहुंचाता है जो बहुत ही आवश्यक है। जो अनावश्यक मांगे हैं उसको मीडिया वहीं पे ही रोक देता है, अर्थात प्रकाशित ही नहीं करता है। तो जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाता मीडिया है, तो मीडिया क्या करता है? अनावश्यक मांगों को सरकार तक पहुंचने ही नहीं देता है। इस प्रकार से हमने अभी 3 मैकेनिज्म तो कर लिए हैं। क्या क्या? रेगुलेटिंग मैकेनिज्म 3। पहला क्या है? स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म, जिसमें क्या है? राजनीतिक दल, दबाव समूह वो एक गेट कीपर या बाउंड्री वॉल का काम करते हैं। उसके बाद में हमने देखा कल्चरल मैकेनिज्म। कल्चरल मैकेनिज्म में रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, सामाजिक सांस्कृतिक हमारी जो संस्थाएं हैं वो हमें बहुत सी अनावश्यक मांगे करने के लिए इजाज़त ही नहीं देती है। उसके बाद में आता है संप्रेषण या संचार या मीडिया। मीडिया भी बहुत सारी मांगों को आगे तक नहीं पहुंचने देता है। और उसके बाद में फिर आता है न्यूनन यंत्र या घटाव या रिडक्शन। रिडक्शन मैकेनिज्म क्या कौन होता है? कार्यपालिका और विधायिका। देखिए कार्यपालिका और विधायिका भी बहुत सारी अनावश्यक मांगों को सरकार तक नहीं जाने देती, बल्कि वहीं पे ही ख़त्म कर देती है। इस प्रकार से हमने 4 रेगुलेटिंग मैकेनिज्म करे हैं। और डेविड ईस्टन कहते हैं कि मांग जब ओवरलोड हो जाती है, ओवरलोड मांग को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? रेगुलेट करना पड़ता है। तो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म 4 प्रकार के बताए हैं। पहला स्ट्रक्चरल बताया है, फिर कल्चरल बताया है, फिर मीडिया बताया है और फिर बताया है रिडक्शन, न्यूनन। न्यूनन का याद रखना है, यहाँ पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है। स्ट्रक्चरल का याद रखना है कि यहाँ पे दबाव समूह और राजनीतिक दल होते हैं। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर हमने देखा था कि इनपुट में मांग और समर्थन है। मांग के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। मांग कितने प्रकार की होती है? मांग में मांग अधिभार होता है यानी ओवरलोड होता है, मांग स्ट्रेस होता है, डिमांड स्ट्रेस है, और फिर डिमांड रेगुलेटिंग कर लिया। रेगुलेटिंग करने के बाद में मांग के बारे में ऑलमोस्ट सब चीज़ें हमने पढ़ डाली है। अभी देखिए फिर एक प्रश्न हमने किया था कि देखिए इनपुट था, इनपुट में 2 चीज़ें निकल के आई थी। एक तो मांग निकल कर आई थी, एक समर्थन, जो कि जनता द्वारा होता है। तो हमने पहले हमारे लेक्चर में देखा था कि जनता के द्वारा मांग की जाती है, समर्थन किया जाता है, तो प्रोसेस सरकार में होता है और आउटपुट या पक्का माल के रूप में क्या निकलता है? नीतियाँ या निर्णय निकलता है। तो देखिए 2 चीज़ें हैं, एक जनता है, एक सरकार है। तो जनता की बात सरकार और सरकार की बात जनता, सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक कैसे पहुंचती है तो सुनेंगे। तो यहाँ पे एक हमने शब्द देखा था, इनपुट को जो आउटपुट से जोड़ता है, आउटपुट को जो इनपुट से जोड़ता है, वो है फीडबैक। इसके बारे में भी छोटे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फीडबैक क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फीडबैक क्या है? यहाँ पे हम देखेंगे फीडबैक या फीडबैक को बोलते हैं पुनः निवेश, पुनः मांग को करना। तो यहाँ पे देखिए मांगों को सरकार तक तथा सरकार के निर्णय या नीतियों को जनता तक पहुँचाने का काम कौन करता है? फीडबैक करता है। हमने देखिए ऐसे देखा था, हमने देखा था क्या कि देखा था कि मांग होती है, मांग में पहले क्या है? इनपुट है, फिर उसमें मांग है, मांग के बाद में प्रोसेस है। यहाँ पे इनपुट है, इनपुट में क्या है? मांग, मांग के बाद समर्थन,
फिर यहाँ पे क्या था, प्रोसेस हो रहा था, रूपांतरण हो रहा था, और फिर क्या निकल के आ रहा था, आउटपुट निकल के आ रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे आउटपुट, और यहाँ पे था फीडबैक, और फीडबैक को यहाँ, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इनपुट को आउटपुट से जोड़ता है, इनपुट को आउटपुट से जोड़ रहा है, आउटपुट को इनपुट से जोड़ रहा है। हमने देखा सरकार तक, सरकार के निर्णय को जनता तक, देखो मांगों को सरकार तक, और सरकार के निर्णय को जनता तक, है ना, सरकार के निर्णयों को जनता तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, फीडबैक कर रहा है। एक बार फिर से, मांगों को सरकार तक, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी मांग है, मांग को सरकार तक फीडबैक पहुंचा रहा है, और सरकार के निर्णय, आउटपुट में क्या आएंगे, निर्णय आएंगे ना, आउटपुट में नीति निर्णय है, नीतियाँ हैं और निर्णय है। तो यहाँ पे निर्णय को कहाँ तक पहुँचाएंगे, जनता तक। ये काम कौन कर रहा है, यहाँ पे फीडबैक कर रहा है। फिर है स्ट्रेस कम करता है। इससे देखिए, जब मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है, मांग बहुत ही अधिक बढ़ जाती है तो स्ट्रेस आता है। हमने किया था कि स्ट्रेस आता है, लेकिन यहाँ पे फीडबैक से क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है। फीडबैक से क्या है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी मांगे जो है जनता तक नहीं जाती है और सरकार तक नहीं जाती है, इसीलिए फीडबैक स्ट्रेस को घटाता है। और उसके बाद में है इनपुट को आउटपुट से जोड़ता है, आउटपुट को इनपुट से जोड़ता है, और ये जो प्रवाह है ये बनाए रखता है, ये प्रवाह बनाए रखता है। तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है कि ये जो प्रवाह है ये बना रहता है, पर्यावरण में ये सब चलता रहता है। इस प्रकार से देखिए, इसे फ्लो चार्ट भी कहते हैं। ये फ्लो चलता रहता है, इनपुट से आउटपुट, आउटपुट से फीडबैक, फिर इनपुट, फिर आउटपुट। अब देखिए पुनः निवेश पाश। अब देखो पुनः निवेश, यहाँ पे देखिए जनता ने, सरकार ने नीति बना दी। नीतियाँ बनाने के बाद में, जब नीतियाँ बना दी, नीति बनाने के बाद में फीडबैक आएगा। हो सकता है नेगेटिव फीडबैक आए, हो सकता है पॉजिटिव फीडबैक आए, लेकिन फीडबैक आके वापस कहाँ, एज ए मांग के रूप में जाएगा। पता चलेगा, हाँ इनपुट करेंगे अच्छा था, इनपुट करेंगे बुरा था। तो इस प्रकार से पुनः निवेश पाश, इसको कहते हैं फीडबैक लूप। लूप का अर्थ है ऐसे चक्कर चलने वाला। देखो यहाँ इनपुट से कहाँ जा रहा है, आउटपुट से में, और इनपुट से आउटपुट, आउटपुट से इनपुट। देखिए यहाँ से इनपुट से आउटपुट, आउटपुट से इनपुट, आउटपुट से इनपुट, इनपुट से, ये जो है ये फीडबैक लूप है। तो यहाँ पे मैं जानती हूँ स्टूडेंट्स, ये बहुत कठिन टॉपिक है, लेकिन मैंने बहुत ही सरल तरीके से बहुत सारी वीडियो के मार्फत से तुम्हें बताने की कोशिश की है। मैंने इसको एक ही वीडियो में नहीं बल्कि 6 वीडियो बना के, 5 वीडियो बना के इसे पूरा समझाया है। आज ये तुम्हारा राजनीतिक सिस्टम थ्योरी, पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी डेविड ईस्टन की मैंने समाप्त की है। उसके बाद में हम आमंड का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ईस्टन ने भी ऐसा काम किया है, राजनीतिक प्रक्रिया को, क्रिया यानी जो राजनीति में एक्शन ये जो हो रहा है, इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, नीतियाँ में तो हो रही है, ये जो ईस्टन ने राजनीतिक प्रक्रिया को सूचना प्रक्रम प्रणाली, क्या है, सूचना प्रक्रम प्रणाली, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ प्रोसेसिंग, प्रोसेस हुआ, और फिर क्या है, ये सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में देखा है। एकमात्र ईस्टन ऐसे व्यक्ति हैं, विचारक हैं, ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने राजनीतिक क्रिया को सूचना प्रक्रम प्रणाली यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में देखा। तो हमने देखा कि व्यवस्था के सामने, राजनीतिक व्यवस्था के सामने मांगे उठती है,
जनता द्वारा ही मांगे उठती है, जनता द्वारा ही समर्थन होता है, और समर्थन होने के बाद में क्या है, प्रोसेस होता है, नीति निर्माण होता है, नीति निर्माण के बाद में फीडबैक आता है, फीडबैक के बाद में क्या होता है, वापस निवेश, पुनः निवेश होता है, फीडबैक लूप हमने पढ़ा है। और इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, हमने नियामकीय यंत्र भी पढ़ लिया। यहाँ पे हमने देखा कि 4 टाइप के जो है रेगुलेटिंग मैकेनिज़्म होते हैं। तो यहाँ पे मांगे भी 4 प्रकार की, समर्थन भी 4 प्रकार का, रेगुलेटिंग मैकेनिज़्म भी 4 प्रकार के मैकेनिज़्म कौन कौन से हैं, संरचनात्मक मैकेनिज़्म, कल्चरल मैकेनिज़्म हो गया, मीडिया मैकेनिज़्म हो गया, रिडक्शन मैकेनिज़्म हो गया। और इसके तहत यहाँ पे रिडक्शन में आ जाएगा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, और जो स्ट्रक्चरल मैकेनिज़्म है उसके अंतर्गत आ जाएगा दबाव समूह और राजनीतिक दल। तो आज हमारा राजनीतिक व्यवस्था का टॉपिक कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में फिर से।